हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी। मुझे नहीं पता कि मैं इस कहानी को क्या नाम दूँ क्या ना दूँ, और नहीं पता कि ये कहानी मैं क्यों बना रही हूँ या किस लिए, मुझे नहीं पता। पर मेरे मन में कुछ चीज़ें चल रही थी जिनको ध्यान में रख के मैंने ये कहानी बनाई है। और पता नहीं कि इस कहानी से किसी का कैरेक्टर निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं जानती, या कोई इसे अपने जीवन में ढालेगा ये भी नहीं पता, या ये किसी के जीवन से भी कनेक्शन रखती होगी ये भी नहीं पता। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये चीज़ें चल रही थी, तो मैंने उन सभी को ध्यान में रख के इस कहानी को मैंने लिखा है, बनाया है। और पता नहीं ये कहानी अच्छी भी है या नहीं, ये तो आप सभी मुझे बताएंगे। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने चाहा कि मैं इन शब्दों को जिस तरीके से मैंने अपने जहन से निकाला है, मैं इन्हें कुछ अच्छे से एक कहानी में पिरोकर आपके सामने रखूं। और मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों लिखी है, पर मैं जब भी अकेली बैठती हूँ तो मेरा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो ये सब वहीं से आया है, और मैं कोशिश करूँगी कि इससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। पर अगर फिर भी लगता है कि शायद मैंने कहीं कुछ गलतियाँ की हैं तो मुझे बताया जाए। बाकी आप स्टोरी सुनने के बाद ही बताइएगा कैसी है कैसी नहीं है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा, और अगर स्टोरी जैसी भी आपको लगे कमेंट, लाइक, शेयर 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 जो भी है, मतलब मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना ज़रूर ध्यान रखिए, मौसम बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। कई दिन से मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। अक्सर जब मैं खाली बैठती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। बहुत समय से ये प्रॉब्लम मेरी चलती आ रही थी, तो मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा शब्दों में उतारने की कोशिश की है। तो अक्सर जब भी खाली बैठती हूँ तो मैं जो सोचती हूँ वो लिखना शुरू कर देती हूँ। तो बस वहीं से हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये घटना है दिसंबर के महीने की। उस समय चारों तरफ, हर जगह हल्का कोहरा फैला हुआ था। ठंडी हवा भी चल रही थी। मैं, कनक, शहर के पुराने बाजार की ओर जा रही थी। काफी पुराना बाजार था वो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे कई लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। उनके कपड़े हमारे यहाँ के सामान्य कपड़ों से अलग थे, और उनके जूते भी कुछ अजीब से विचित्र तरीके के लग रहे थे। उनके चेहरे और चाल ढाल देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें संसार में अपने अलावा किसी और की कोई चिंता ना हो। मतलब वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरी नज़र एक बहुत ही अजीब व्यक्ति पर पड़ी। हाँ, जैसे होते हैं ना, कितना अजीब है, क्योंकि उसने बहुत ही लूज ढीले से कपड़े पहने थे। बिना किसी चिंता के आराम से चल रहा था। उसके जैसे कई लोग उसी तरह चलते दिखाई दे रहे थे। मैं उस रास्ते से अच्छी तरह परिचित नहीं थी, फिर भी बिना किसी से पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। धीरे धीरे शहर के पुराने बाजार तक मैं पहुंच गई। फ्रेंड्स, मैंने वहां पहुंचकर देखा कि आदमी और औरत दोनों लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे थे। उनके पहनावे में कोई विशेष अंतर नहीं था, कुछ अलग सा नहीं था, नॉर्मल से ही लग रहे थे। वहां की औरतें भी और आदमी भी कई तरह की रंग बिरंगी टोपियां, कोट जैसे कपड़े और जूते पहने हुई थी। बूढ़ी हो या जवान, सभी बेफिक्र होकर इधर उधर घूम रही थी।
वो समय मार्केट बंद होने की स्थिति में था, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग रह गए थे और अधिकतर लोग बाजार से निकलकर सामने के पहाड़ी सड़क की ओर जा रहे थे। मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक बड़ा सा भवन बना हुआ था। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। एक एंट्री गेट और कुछ औरतें खड़ी थी। दूसरी ओर आदमी खड़े थे। मैं धीरे धीरे उनके बीच जाकर खड़ी हो गई। जिस भवन के मतलब मकान के बाहर ये लोग खड़े थे, वहाँ एक अनाथालय था, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को रात बिताने की जगह मिलती थी। जैसे आजकल के टाइप में रैन बसेरे बना दी जाते हैं ना दोस्तों, सर्दी में जो सड़कों पर रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए, वैसे ही उस टाइम पर ये ऐसे बना दिया जाता था। पता नहीं मुझे कहाँ से ये ख्याल आ रहे थे, फिर भी कोई नहीं, मैंने इसे एक कहानी की तरह बनाया है। तो खड़े थे, एक जगह रात को बिताने की जगह थी। सभी लोग दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ खड़े लोगों के कपड़े अलग अलग थे, लेकिन उनकी आंखों में एक जैसा भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे पूछ रहे हों कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या तुम भी हमारी तरह अपनी ज़िंदगी बदलने की उम्मीद लेकर आई हो। मैं कई बार उनसे बात करना चाहती थी, पर मुझसे साहस नहीं हो पा रहा था। मुझे अजीब भी लग रहा था। मेरे सामने एक किसान खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने पुराना फटा कपड़ा कोट कुर्ता पहन रखा था और पैरों में टूटे फूटे मतलब चप्पल जूते थे उसके शायद। ठंड भी बहुत तेज थी। मैंने उससे पूछा, भैया आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उसने अपना नाम, अजीब सा नाम बताया था। कुछ पता नहीं, उसका अजीब सा नाम था। वह दूर के एक गांव से काम की तलाश में शहर आया था। उसे उम्मीद थी कि शहर में आकर वह इतना पैसा कमा लेगा कि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन उसने दुखी होकर कहा, बहन मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिला। पिछले 2 दिनों से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पास में एक बूढ़ा आदमी एक गरम चाय बना रहा था। मैंने उसे 2 गिलास वो चाय बनाने को कहा और एक गिलास उस आदमी को, उस किसान को दिया। उसने एक गिलास हाथ में लेकर अपने हाथ गर्म किए और धीरे धीरे उसे पीने लगा। इतने में भीड़ में से कई और लोग वहां आ गए। कोई लंबा दुबला आदमी था, तो कोई बूढ़ा, कोई छोटा लड़का। सब ठंड से कांप रहे थे और वो गर्म चाय पीने के लिए खड़े थे। एक आदमी इतना कांप रहा था कि उसके हाथ से गिलास गिर गया और सारा चाय उसके कपड़ों पर गिर गया। कुछ लोग उस पर हंसने लगे, पर वह बेचारा चुपचाप सब सहता रहा। धीरे धीरे वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग ठंड से कांपने लगे और गर्म चाय पीना चाहते थे। देखते ही देखते चाय बेचने वाले का सारा चाय का सामान खत्म हो गया। इसके बाद एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पैसे मांगने लगा। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे पैसे दे दिए। लेकिन एक को पैसे देने के बाद बाकी लोग भी मुझसे पैसे मांगने लगे और देखते ही देखते भीड़ ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। अक्सर ऐसा होता है, लोग आज के समय भी, हम कहीं जाते हैं कोई पैसे मांगने, आज हम दे दे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वैसा ही मुझे वहाँ लग रहा था। तभी सामने वाले घर से एक चौकीदार बाहर आया और उसने सबको डांट कर वहाँ से जाने को कहा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग पीछे हट गए। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे मैंने सब गरीबों में बांट दिए और भीड़ के साथ उस अनाथालय के अंदर चली गई। वह एक 4 मंजिला इमारत थी। नीचे औरतों के रहने की व्यवस्था थी और ऊपर पुरुषों के लिए। नीचे के कमरे में मैंने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने कई औरतें तख्तों पर बैठी और लेटी हुई थीं। कुछ बूढ़ी औरतें भगवान से प्रार्थना कर रही थीं और उस दानी व्यक्ति को आशीर्वाद दे रही थीं जिसने ये अनाथालय बनवाया था। इसके बाद मैं ऊपर गई। वहां पुरुष आराम कर रहे थे। उनमें वही आदमी भी था जिससे मैंने सबसे पहले पैसे दिए थे।
उसे आराम से लेटा देखकर मुझे अपने ऊपर शर्म महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। मैं तुरंत वहां से बाहर निकल आई और अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने पानी पिया, हाथ मुंह धोया और खाने के लिए बैठ गई। तभी मुझे अपने जीवन की एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। फ्रेंड्स, कभी अकेले बैठना और कुछ काम मत करना, फ़ोन भी यूज़ मत करना, बस आंखें बंद करना। देखना आपके मन में क्या क्या ख्यालात आते हैं। तो मुझे एक घटना याद आ गई। कई साल पहले मैंने एक अपराधी को सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दिए जाते देखा था। उस समय मुझे बताया गया था कि ऐसा दंड इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध न करे। लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तब मेरे मन में एक ही विचार आया, किसी भी कारण से किसी की जान लेना अत्यंत है, हत्या ही है। चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए, पर किसी मनुष्य की हत्या करना इस संसार का सबसे बड़ा अपराध है। मैंने शांत भाव से उसकी मृत्यु का दृश्य देखती रही। इसी कारण मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं मैं भी उस घटना की समर्थक और भागीदार बन गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मुझे क्यों याद आ रहा है। हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों कि हम कब कहाँ किसके पाप के भागीदार बन जाते हैं या किसका दिल दुखा देते हैं। आज के वक्त में ये सारी चीज़ें शायद ही कुछ लोग सोच रहे होंगे, वरना मैं समझती कोई नहीं सोचता है कि हमारी वजह से किसी को हर्ट होता है या दुख होते हैं। पर पता नहीं, फिर जब मैंने अनाथालय के बाहर बहुत से लोगों को भूखे और ठंड में सिकुड़ते हुए देखा तो मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मेरा पूरा मन ये सोचने लगा कि जब मेरे जैसे लाखों लोग इतना स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और आराम से रहते हैं, तब इतने गरीब और कंगाल लोगों को इस तरह कष्ट झेलना कितना बड़ा अन्याय है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं चुपचाप अपनी आराम की जिंदगी जीती रहूं और इन लोगों की सहायता न करूं, तो भी मैं शायद इस अन्याय की भागीदार बन जाऊंगी। मैं सोचने लगी कि जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा हो और हम उसे चुपचाप होते देखते हैं, तो हम भी उस समय उस अपराध में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम गरीबों और ज़रूरतमंदों की पीड़ा देखकर भी कुछ न करें तो हम भी उनके कष्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं चाहती तो उन गरीबों की बहुत मदद कर सकती थी, उन्हें अपने कपड़े दे सकती थी, अपने घर का सामान दे सकती थी और उन्हें पैसे भी दे सकती थी, लेकिन मैंने उतना नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। उस दिन मुझे ये गहराई से महसूस हुआ कि जब तक मेरे पास 2 कोट हों और कोई दूसरा व्यक्ति बिना कोट के ठंड में कांपता रहे, या मैं स्वादिष्ट भोजन खाती रहूं और कोई दूसरा भूखा सो जाए, तब तक मैं भी उसके दुख के लिए जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैंने समझ लिया कि किसी दूसरे के पाप या अन्याय को सहन करना भी उसके पाप में बराबर का भागीदार बनना होता है। मतलब हम भी हिस्सेदार हो जाते हैं ना। कहते हैं ना कि गलत होते नहीं देख सकते, गलत सुन नहीं सकते। होता है ऐसा दोस्तों। मेरे जहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, बट ये मैंने एक फोकस करके देखा। और मैं बचपन में भी ऐसी कहावतें सुनी हूँ अपनी दादी से, मम्मी से, कई लोगों से सुनी हूँ जो भी मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, अब तो खैर नहीं है इस दुनिया में, पर मैं सुनी हूँ। शायद तभी से मैं ज़्यादा सोचने लगी हूँ। उस रात का सन्नाटा मेरे मन में गहरे से उतर चुका था। अनाथालय के बाहर जो दृश्य मैंने देखा था वह किसी बुरे सपने की तरह मेरे अंदर बार बार लौट रहा था। ठंड से कांपते हुए वो लोग, उनके फटे हुए कपड़े, उनकी आंखों में छिपी हुई बेबसी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब भी उसी सड़क पर खड़ी हूँ। खिड़की के बाहर धुंध फैल चुकी थी। दूर कहीं से घोड़ों के टापों की हल्की आवाज आ रही थी।
मैंने अपने कंधों पर पड़ी गर्म शाल को थोड़ा और कसकर लपेट लिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे ठंड से ज्यादा अपने विचारों से डर लग रहा था। मेरे मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या सच में मैं भी उस अपराध की भागीदार हूँ? मेरे पास सब कुछ था, एक सुरक्षित घर, गर्म कपड़े, रोज भर पेट भोजन, और उसी शहर में सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास रात बिताने की भी जगह नहीं थी। मेरे अंदर जैसे कोई आवाज बार बार कह रही थी, अगर तुम यह सब देखकर भी चुप रहती हो तो तुम भी उसी अन्याय का हिस्सा हो। मैं इस विचार से बचना चाहती थी, लेकिन शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं दोस्तों जिनसे भागा नहीं जा सकता। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सड़क लगभग खाली थी। धुंध की वजह से दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दिसंबर का महीना और ठंड कोहरा हद से ज्यादा था। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के दूसरी ओर खड़ी एक आकृति पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह सचमुच एक लड़की थी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके कंधों पर एक पुरानी और पतली चादर थी। ठंडी हवा बार बार उस चादर को हिला रही थी। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। कुछ पल तक मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही। फिर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने खुद से कहा, शायद वह भी उन लोगों में से होगी जो अनाथालय के बाहर खड़े थे। लेकिन फिर मेरे मन में एक और विचार आया, अगर उसे भी वहां जगह नहीं मिली तो? यह सोचते ही मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे जल्दी से अपना कोट पहना और नीचे की ओर चल दी। सीढ़ियां उतरते हुए मेरे कदमों की आवाज घर में गूंज रही थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का एक तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके सड़क पार की और उस लड़की के पास पहुंच गई। वह अभी भी वहीं खड़ी थी। शायद उसने मुझे आते हुए नहीं देखा था। मैंने धीरे से कहा, तुम यहाँ इतनी रात को अकेले क्यों खड़ी हो? मेरी आवाज सुनकर वह अचानक चौंक गई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, उनमें थकान भी थी। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें बहुत गहरी थी, उनमें थकान भी थी और एक अजीब सी उदासी भी। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोली। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अनाथालय से आ रही हो? उसने हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन वहाँ आज जगह नहीं थी। कुछ पल के लिए हमारे बीच सन्नाटा छा गया। मैं उसके चेहरे को देख रही थी। उसकी उम्र शायद मेरी ही बराबर होगी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी मेरे अंदर वही आवाज फिर से उठी, अगर तुम अभी भी कुछ नहीं करोगी तो तुम सच में उस अपराध की भागीदार हो। मैंने गहरी सांस ली और फिर उससे कहा, अगर तुम चाहो तो आज की रात मेरे घर में रह सकती हो। वह मुझे कुछ क्षणों तक चुपचाप देखती रही दोस्तों। शायद उसे विश्वास नहीं रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति उससे ऐसा कह सकता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखाई दी। सच? मैं मुस्कुरा दी। हाँ, सच। वह कुछ पल तक खड़ी रही। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया।
मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वह घर के अंदर आई, उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। घर के अंदर गर्माहट थी। मैंने उसे चूल्हे के पास बैठाया। उसके हाथ अभी भी ठंड से काँप रहे थे। मैंने जल्दी से पानी गर्म किया और उसके लिए सूप बनाने लगी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ चूल्हे की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती रही। वह चुपचाप बैठी आग की लपटों को देख रही थी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से मेरी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आर्या। उसकी मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मासूमियत थी। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मैं कनक हूँ। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उस पल मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मुलाकात मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। फ्रेंड्स, आज इतने ही अपने विचार सुनाऊंगी। इसके आगे के ख़यालात मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड इसका मैं ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे ख़यालात बंद नहीं होने वाले, क्योंकि मेरा दिमाग शांति नहीं बैठता है। आपके लिए जल्दी मिलूंगी, इसे लेकर आऊंगी। तक आप इसे सुनकर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है ये कहानी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलूंगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लग रही है। बाय, टेक केयर।